तो दोस्तों आज की वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जो एसक्यूएल में अभी शुरुआत कर रहे हैं। अगर आप लोग एसक्यूएल में फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं और आपको कोडिंग बिल्कुल भी नहीं आती तो परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में आसान तरीके से एसक्यूएल के बारे में बताऊंगा और कुछ ऐसी टेक्निक्स बताऊंगा जिससे आप एसक्यूएल को फटाफट चला सकते हैं। लेकिन इसे समझने के लिए आप लोगों को इस पूरे वीडियो को कंप्लीट देखना होगा। इसमें पूरी की पूरी नॉलेज आप लोगों को तभी मिलेगी जब वीडियो एंड तक आप देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। दोस्तों एसक्यूएल में काम करने से लोगों को डर क्यों लगता है? अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हैं तो आप लोगों को सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि आपको कोडिंग का ABCD कुछ भी नहीं पता होता। तो अब दिक्कत यहां पर यह है कि इसमें काम कैसे किया जाता है। तो मैं सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। दोस्तों सबसे पहले इसमें काम करने के लिए आपको सॉफ्टवेयर ओपन करना है। यह बात तो आप लोगों को कंफर्म कर लेनी है क्योंकि सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन आप लोगों ने कर ही लिया होगा। लेकिन अब यहां पर सवाल यह होता है कि इसमें काम क्या किया जाए। तो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इसके अंदर होते हैं डेटाबेसेस। डेटाबेसेस मींस आप ये कह सकते हैं कि इसके अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी स्क्रीन पर लिखा हुआ है सेल्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट। अब यहां पर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, यानी ये कह सकते हैं आप सिस्टम में कि आपके पास 3 लोकेशंस हैं। ठीक है, अब ऐसा भी हो सकता है कंपनीज के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हो सकते हैं, बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हो सकते हैं जिनमें डेटा रखा होता है। ओके, तो सबसे पहले आपको किस डिपार्टमेंट के अंदर एंटर करना है ये आपको बताना है। समझ गए मेरी बात? चलिए एक और एग्जांपल आप लोगों को यहां पे दे देता हूं। तो अगर आप यहां पर चेक करें, मैं यहां पे लिखता हूं शो डेटाबेसेस। आप देखिए मैंने क्या लिखा है, शो डेटाबेसेस। अब शो डेटाबेसेस लिखते ही मेरे सिस्टम में जितने भी डिपार्टमेंट्स पहले से बने हुए हैं वो मुझे यहां पे दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम एसक्यूएल इंस्टॉल किया है तो आपको सिर्फ और सिर्फ यही डिपार्टमेंट दिखाई देंगे, जिसमें आप देखिए यहां पर बाय डिफॉल्ट जो डिपार्टमेंट दिख रहे हैं जैसे इंफॉर्मेशन स्कीमा, माइस्क्यूएल, परफॉर्मेंस स्कीमा, सकीला, SYS, वर्ल्ड, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो इसके अंदर बने हुए हैं। एक तरह से कहें तो डेटाबेसेस बने हुए हैं। अब उन डेटाबेसेस के अंदर कंपनी क्या कर रही है, अपना डेटा रख रही है। फॉर एग्जांपल, तो अब सवाल ये उठता है कि सबसे पहले काम क्या करना होता है कि आप अपने सिस्टम में कैसे चेक करें कि आपने कितने डिपार्टमेंट बना रखे हैं। ठीक है, तो अभी यहां पर मैंने लिखा हुआ है सेल्स, मार्केटिंग और फाइनेंस। आप ये मत समझिएगा कि हमें बनाएंगे नहीं, बनाएंगे, बट फिलहाल पहले ये देख रहे हैं कि क्या आपके सिस्टम में पहले से बने हुए कोई डिपार्टमेंट्स हैं या नहीं है। बट ऐसा इसलिए करना पड़ता है क्योंकि रियल लाइफ में जब आप कंपनीज में एसक्यूएल का काम करने जाते हैं तो वहां पर आप लोगों को टेबल्स क्रिएट करना, डेटाबेस बनाना, ये सब नहीं होता। ठीक है, तो बात सिंपल सी ये है कि टेबल क्रिएट करना, डेटाबेस बनाना ये आपका काम नहीं है। ये आपका काम बाद में हो सकता है। ये आपका काम तब होगा जब आप एक बेसिक लेवल से काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कई बार आप लोगों को एक छोटे छोटे डिपार्टमेंट में एक आध एंट्री पास करनी है, तब आप लोगों को ये काम करना पड़ सकता है, या एक छोटी सी टेबल क्रिएट करनी है तब आपको ये काम करना पड़ सकता है। अदरवाइज मैं कहूं तो होल सिनेरियो में आप लोगों को कभी भी डेटाबेस क्रिएट करना, टेबल क्रिएट करना ये पड़ेगा ही नहीं अगर कंपनी के अंदर एसक्यूएल पहले से यूज हो रहा है। तो चलिए बात करते हैं सिंपल तरीके से। यहां पर आपको सबसे पहले क्या चेक करना है? भाई ये चेक करना है कि जब भी आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो उन्होंने कौन कौन से डेटाबेसेस यहां पर क्रिएट कर रखे हैं। तो प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो शो डेटाबेसेस जैसे ही मैं अपनी क्वेरी लिखता हूं तो ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में जितने भी डेटाबेसेस बने होते हैं मेरे को वो दिखाई देने लग जाते हैं। अब दोस्तों यहां पे सवाल ये उठता है कि क्या आप किसी डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं? तो यस, डेफिनेटली। मान लीजिए कि अगर आप किसी डेटाबेस को चुनना चाहते हैं, चॉइस करना चाहते हैं या उस डेटाबेस के अंदर प्रवेश करना चाहते हैं तो आपको करना क्या होगा? जैसे मैंने यहां पे लिखा हुआ है यूज इंडियन। अब यूज इंडियन इसलिए लिखा है बिकॉज मेरे पास एक डेटाबेस पहले से था जिसका नाम था इंडियन। ओके, लेकिन आपके पास जो भी डेटाबेस होगा उसको आपको सिलेक्ट करना होगा। इट मींस यहां पर देखिए, अगर आप इस स्क्रीन पर देख पा रहे हैं तो यहां पर आपको वर्ल्ड नाम से एक डेटाबेस दिखाई दे रहा है। तो मान लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया यूज वर्ल्ड, और जैसे ही मैंने यूज वर्ल्ड लिखा और एंटर प्रेस करते ही मैंने उसको सिलेक्ट कर लिया है। आप समझ गए मेरी बात? तो बड़ा सिंपल सा मेथड है कि आप लोगों को डेटाबेस को चुनना है। तो आपने चुन लिया कि किस डेटाबेस के अंदर आपको एंटर करना है और किस डेटाबेस के अंदर अपना सारा का सारा काम आपको करना है या देखना है। ठीक है, तो आप एक डिपार्टमेंट के अंदर चले गए। ठीक है, लेट्स सपोज मान लीजिए आप एक डिपार्टमेंट के अंदर घुस गए। ओके, नाउ द पॉइंट इज कि अब आपको क्या करना होगा? भाई उस डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे अलग अलग टेबल बने होंगे। हां, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। भाई आपको क्या करना है? आपको यह चेक करना है कि क्या उस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे अलग टेबल्स बने हुए हैं।
जी हां, मैं क्या बोलना चाहता हूं, मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है, आप मेरी स्क्रीन पर ध्यान से देखें, मैंने बना भी रखा है। यहां पर आपको बता रखा है कि सेल्स डिपार्टमेंट है, तो उसके अंदर कौन कौन सी टेबल्स हैं। तो फिलहाल मेरे पास सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर कस्टमर, प्रोडक्ट, ऑर्डर और इंप्लॉय नाम की टेबल्स है। इट मींस जैसे ही मैं सेल डिपार्टमेंट के अंदर जाता हूं, मुझे ये ऑप्शन मिल जाता है कि आपको कौन सी टेबल को एक्सेस करना है। जी हां, तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर देखना पड़ेगा कि सेल्स डिपार्टमेंट के अंदर आपके पास कितनी टेबल्स अवेलेबल हैं। जैसे यहां पर आप देख सकते हैं कस्टमर टेबल है, प्रोडक्ट टेबल है, ऑर्डर टेबल है, इंप्लॉय टेबल है। इसी तरीके से हर डिपार्टमेंट, हर डेटाबेस के अंदर आपको बहुत सारी मल्टीपल टेबल्स दिखाई देंगी। तो ये देखिए, एक डेटाबेस में मल्टीपल टेबल हो सकती है, ये बात मैंने आपको पहले ही बता दी है। और साथ में अगर आप उसे देखना चाहते हैं कि एक डेटाबेस के अंदर कितनी टेबल है, तो प्रैक्टिकली मैं आपको दिखा देता हूं कि भैया यहां पर मान लीजिए मैं देखना चाहता हूं कि शो करो मुझे टेबल्स दिखाओ कि यूज वर्ल्ड नाम के अंदर, जो वर्ल्ड नाम का डेटाबेस मैंने एक्सेस किया, उसमें कितनी टेबल्स अभी हैं राइट नाउ। तो एंटर प्रेस करते ही आप चेक करिए कि इस वर्ल्ड नाम की टेबल के अंदर एक्चुअली आपके पास 3 टेबल्स अवेलेबल है, एक सिटी, एक कंट्री और एक कंट्री लैंग्वेज। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा किसी डेटाबेस के अंदर क्या देखना चाहेंगे। तो भैया एक डेटाबेस के अंदर आपको यह चेक करना पड़ेगा कि आपकी कौन कौन सी टेबल उस डेटाबेस के अंदर अभी राइट नाउ अवेलेबल है। तो अब इसके बारे में तो समझ गए आप लोग। अब बात करते हैं भाई, किसी भी डेटाबेस के अंदर, किसी भी टेबल्स के अंदर आपके पास डेटा होगा। जी हां, डेफिनेटली आपको डेटा भी तो देखना है। तो डेफिनेटली द पॉइंट इज कि अब आपको उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर जाना है और देखना है कि डेटा क्या अवेलेबल है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर टेबल को हम एक्सेस करें और ये देखें कि उसके अंदर कौन सा डेटा अभी अवेलेबल है, तो इसके लिए आपको क्या क्वेरी लिखनी होगी? इसके लिए आपको सिंपल लाइन लिखनी होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल। जी हां दोस्तों, तो बड़ा सिंपल मेथड है, सिलेक्ट स्टार। अब पीपल मत लिखना, यहां पर आपको टेबल का नाम लिखना है। स्टार का मतलब होता है कितने रोज एंड कितने कॉलम। तो फिलहाल मेरे पास स्टार का मतलब यह है कि सारे रोज एंड सारे कॉलम दिखाओ। किसके अंदर दिखाओ? फ्रॉम सिटी नाम की टेबल्स के अंदर दिखाओ। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, सिटी नाम की टेबल को एक्सेस कर रहा हूं और जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूं, नाउ यू विल सी दैट द सिटी टेबल्स विल बी शोन द डेटा। आप देख सकते हैं सिटी टेबल्स में इतना सारा डेटा रखा हुआ है। ओह माय गॉड, आप देख रहे हैं कितना सारा डेटा आपका सिटी टेबल के अंदर रखा हुआ है। दैट मींस दैट कि भैया टेबल तो बहुत बड़ी है, 4000 भाई 4000। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो सिटी टेबल्स में इतना सारा डेटा अवेलेबल है। अब आपको फिर से शो टेबल्स करना है और शो टेबल्स करने के बाद आप देखना चाहते हैं भाई कंट्रीज कितनी है, ठीक है। तो यहां पर फिर से आप दूसरा टेबल सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो यहां पर दूसरा टेबल सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री लिख दीजिए। भाई कंट्री लिखने के बाद रन करेंगे तो ये लीजिए भाई, ओ माय गॉड, ये भी काफी ज्यादा ही है, लेकिन चलिए चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये देखिए कितनी बड़ी टेबल है। लेकिन 239 रोज की ही अवेलेबल टेबल है हमारे पास अभी, ठीक है। तो ये हमारा डेटा है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि हमारे एसक्यूएल में डेटास बने होते हैं। और शो टेबल से एक बार कर लेते हैं फिर से, और इस बार तीसरी टेबल भी एक बार एक्सेस कर ही लेते हैं भाई। तो चलिए देखते हैं, तीसरी टेबल को एक बार एक्सेस करते हैं। तो यहां लिखेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कंट्री लैंग्वेज। तो कंट्री लैंग्वेज आप लोगों ने यहां पे लिखा और रन किया, और ये लीजिए दोस्तों, हर कंट्री की अपनी लैंग्वेज है और इसके अंदर जो डेटा है वो 984 रोज का है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो भैया किसी भी टेबल को एक्सेस करना है तो भैया यही तरीका आपको यूज करना पड़ेगा कि कैसे आपको टेबल एक्सेस करनी है। तो सिंपल सा वे आपको समझ में आ गया कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पीपल का मतलब क्या है। सिलेक्ट स्टार का मतलब है सारी रोज एंड सारी कॉलम, और आपको सिलेक्ट करनी है। किस में से सिलेक्ट करनी है भाई? पीपल टेबल में से सिलेक्ट करनी है। दैट्स अ पॉइंट। ओके, वेरी सिंपल। अब दोस्तों ये बात तो आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ में आ गई, लेकिन अब काम कैसे करेंगे ये समझना जरूरी है। तो अब आप ये जानना चाहेंगे कि कैसे हम एक डेटाबेस बनाते हैं, कैसे हम एक टेबल क्रिएट करते हैं, कैसे हम एक चीजों को एक्सेस करते हैं। तो ये चीजें अब आपको जाननी होगी। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं और कोशिश करते हैं इन्हें जानने की कि कैसे हम लोग किसी टेबल को एक्सेस करेंगे और उसके अंदर चीजें बनाएंगे, क्रिएट करेंगे। हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसके लिए मैंने आपको एक फाइल प्रिपेयर करके दे रखी है। आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास है ये फाइल, जिसके अंदर मैंने यहां पर साफ साफ आपको शो डेटाबेसेस दे रखा है और बता रखा है कि भैया यूज
करिए अपनी टेबल। जो देखिए इसके अंदर अगर आप शो डेटाबेसेस देखें तो इसमें कौन कौन से डेटाबेस दिखाई दे रहे हैं, इसमें मेरे नाम का भी डेटाबेस दिखाई दे रहा है। तो मैंने यहां पे क्या किया, यूज अभिषेक, और जैसे ही मैंने यूज अभिषेक किया तो फिर मैंने शो टेबल्स किया, और शो टेबल्स करने के बाद आप चेक करिएगा इसके अंदर जो टेबल्स दिखाई दे रही हैं वो बहुत सारी दिखाई दे रही हैं, बहुत सारे नाम से आपको टेबल्स शो हो रही हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं दोस्तों सिंपल पॉइंट की। तो सिंपल पॉइंट ये है कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, ये लिखा मैंने किसी एक पर्टिकुलर टेबल को चुन लिया और उस टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड है मेंटेन कर रखा है मैंने, वो आपको यहां पे शो हो रहा है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे कर रहा है। तो चलिए अब हमें क्या करना है दोस्तों, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम एसक्यूएल चला रहे हैं तो आप लोगों को इस स्क्रिप्ट को साथ साथ देखते हुए फॉलो करना है और अपना एसक्यूएल भी ओपन कर लेना है। हां, मैं डेफिनेटली यही बोलने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस स्क्रिप्ट को साइड बाय साइड खोल लेना है, ठीक है। और जब ये कर लेंगे ना तो स्टार्टिंग में आप लोगों को एक दो बार इस स्क्रिप्ट को खोलने की जरूरत पड़ेगी और धीरे 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 ये स्क्रिप्ट आपको याद हो जाएगी। जब आप 3 से 4 बार 5 से 6 बार आप चाहें, जब एसक्यूएल चलाना शुरू कर देंगे, आप 2-3 असाइनमेंट करना शुरू कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये स्क्रिप्ट अपने आप ही रिवाइज हो जाएगी। तो अब दोस्तों शुरू करते हैं यहां से आपका काम। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। तो यहां से आपका काम स्टार्ट होता है और इस काम को मैं दिखाना चाहूंगा। इसको मैं साइड बाय साइड लगा रहा हूं और अब मैं यहां पर अपना एसक्यूएल भी ओपन कर रहा हूं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारा एसक्यूएल साइड में ओपन हो चुका है और अब हम लोग इस काम को करेंगे साइड बाय साइड ताकि हमें चीजें समझ में आ जाएं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आप देखते हैं यहां पर हम लोग कैसे चीजों को समझेंगे, किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है दोस्तों, क्रिएट करेंगे हम यहां पे डेटाबेस। तो हमारा काम है कि हम डेटाबेस क्रिएट करें। तो हमने बोला क्रिएट करो डेटाबेस, किस नाम से भाई, डेमो नाम से एक डेटाबेस क्रिएट कर दो। तो राइट नाउ हमने देखे डेमो नाम से डेटाबेस क्रिएट कर दिया है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा फंडा है कि आपको डेमो नाम से डेटाबेस क्रिएट करना था, ये हमने कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब दोस्तों क्या है नेक्स्ट वर्क, अब दूसरा काम आपको क्या करना है दोस्तों, क्रिएट डेटाबेस डेमो कर दिया है आपने, आप डेमो नाम के डेटाबेस को बना चुके हैं। अब आप एक काम करिए, सबसे पहले ये चेक करिए कि क्या डेटाबेस के अंदर आपका डेमो नाम का डेटाबेस है। तो चलिए इसके लिए आप क्या लिखते हैं भाई, शो डेटाबेसेस लिखते हैं और जैसे ही आप ये लिख के रन करेंगे तो आप देखेंगे कि डेमो नाम का डेटाबेस आपके डेटाबेस के अंदर आ चुका है। तो आई थिंक ये क्लियर है, आप लोगों को डेमो दिखाई दे रहा है। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट वर्क आपको करना है, यूज करना है उस डेमो को, क्योंकि आपको उसके अंदर टेबल्स क्रिएट करनी है तो भैया पहले उसे यूज तो करना पड़ेगा, यानी चुनना तो पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यूज डेमो करेंगे और जैसे ही यूज डेमो करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे तो आप एक तरीके से उस डेटाबेस को चुन लेंगे। राइट नाउ आई थिंक आपको क्लियर है कि चुन लिया आपने डेटाबेस को। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि भैया शो टेबल्स, तो शो टेबल्स करेंगे तो भैया अब कोई टेबल्स आपको दिखाई नहीं देगी, बिकॉज उसके अंदर कोई भी टेबल अभी बनी ही नहीं है, आपको बनानी होगी। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हम टेबल्स कैसे बनाएंगे और किस तरह से हमें टेबल्स क्रिएट करनी है। तो यहां पर हमने डेटाबेस डेमो बना लिया है, उसे यूज कर लिया है। हां दोस्तों ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आप चाहें तो उस डेटाबेस को ड्रॉप भी कर सकते हैं। अगर गलत बन जाए तो ड्रॉप डेटाबेस डेमो कर दीजिए तो ऑटोमेटिकली वो टेबल से डेटाबेस ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन इस क्वेरी को मत चलाइएगा क्योंकि इससे करने से आपका डेटाबेस ही उड़ जाएगा, फिर आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो डेफिनेटली पॉइंट इज कि अगर आप ये करेंगे तो आपको एरर्स आएंगे और एरर्स आएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो चलिए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि आप लोग अगर क्रिएट फिर से करते हैं, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने क्रिएट किया डेटाबेस फिर से, तो क्या आपको ये बनाने देगा। तो दोस्तों मैंने यहां पे लिखा क्रिएट डेटाबेस डेमो, तो अब ये देखिए ये आपको क्वेरी में एरर दे रहा है क्योंकि आप लोगों ने क्या किया भैया, डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। तो ये आपको एक एरर दे रहा है कि भैया डेटाबेस ऑलरेडी क्रिएटेड है, आपको दोबारा बनाने की थोड़ी जरूरत है, आपने यूज भी कर लिया है। तो चलिए यूज किया हुआ है ना, तो काम करिए। और अगर आप इसे ड्रॉप कर देते हैं तो भैया फिर ये डिलीट हो जाएगा, इट मींस आपको दोबारा बनाना पड़ेगा, है ना। और ये बात क्लियर है। डेमो आपने डेटाबेस किसी भी नाम से बनाना है, आपकी मदद, ये आपका चॉइस है कि भाई आप किस नाम से डेटाबेस बनाना चाहते हैं। That's totally depend on you. ओके चलिए बात करते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और अब हमारा मेन फंडा आता है और बहुत सारे लोगों को यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है कि एक्चुअली ये क्या हो रहा है और ये कैसे काम करता है। चलिए मैं आपको बताता हूं। तो दोस्तों यहां पर बहुत ही सिंपल वे में आपको बताता हूं कि क्या है टेबल और कैसे काम करता है टेबल। दोस्तों बड़ा सिंपल सा फंडा है टेबल क्रिएट करना। अगर आपको कभी भी कोई कहे कि आपको क्रिएट करनी है टेबल, तो टेबल क्रिएट करने के लिए जो रूल फॉलो होता है वो क्या होता है, बहुत ही सिंपल रूल है कि भैया जब भी आपको टेबल क्रिएट करनी होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, क्रिएट टेबल लिखना होगा और फिर उस टेबल का जो भी नाम आप देना चाहते हैं वो आप दे दीजिए, ठीक है।
और जैसे ही आपने नाम दे दिया, भैया आपका मेन काम है टेबल का नाम, और टेबल का नाम जो भी होगा वो आप अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। भैया आपको ध्यान रखना है, टेबल का नाम गलत हुआ तो प्रॉब्लम आपको होगी। अब जो सारा काम होगा वो टेबल के नाम से होने वाला है। इट मींस आपको ध्यान रखना है कि टेबल का क्या नाम आप रख रहे हैं और किस तरह से रख रहे हैं। भाई ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। तो भैया अब आपका इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है कि टेबल का नाम आप क्या रखेंगे। उसके बाद जैसे ही आप ब्रैकेट डालेंगे, उसके बाद ये आपसे पूछेगा बताइए आपके टेबल में क्या होना चाहिए। भैया देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि टेबल के अंदर जब भी हम क्रिएशन करते हैं तो हमें दो चीज का चुनाव करना पड़ता है। एक हमें बताना पड़ता है भैया कॉलम्स क्या हैं इसके अंदर, और दूसरा हमें बताना पड़ता है कि इसका टाइप क्या है हमें। ठीक है, तो यह बात ध्यान रखने वाली है कि आपको दो चीजों का बहुत खासा ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई टेबल क्रिएट करेंगे तो ये आपसे पूछेगा बताइए आपका कॉलम क्या होगा और उसका टाइप क्या होगा। तो फॉर एग्जांपल आप लोग यहां पे कोई टेबल क्रिएट कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैंने एक टेबल क्रिएट की और उस टेबल को मैंने क्रिएट किया, उसका कॉलम क्या है। तो अगर मैं यहां पे बोलूं तो मैंने बोला भाई मैं उस टेबल को क्रिएट कर रहा हूं जिसका नाम अभी जो है स्टूडेंट है। ठीक है, तो मेरी जो टेबल है उसका नाम मैंने क्या रख दिया भैया, स्टूडेंट रख दिया, और अब मैं चाहता हूं कि उस टेबल को मैं क्रिएट करूं। तो देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई है और इसमें सबसे पहला कॉलम मैंने रखा है भाई नेम का। ठीक है, और नेम का कॉलम एक्चुअली में मैंने यहां पे रखा है varchar। अब दोस्तों बहुत सारे लोग कहेंगे ये varchar क्या है, और इसमें आपने 30 लिख दिया। अब ये 20 लिख दिया। अब ये 20 क्यों लिखा ये आप लोग को समझना है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है, मैं आपको बताता हूं। देखिए दोस्तों, नेम कॉलम आप लोगों को कह रहा है कि आप इसमें एक वैलिडेशन लगा दीजिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं। देखिए होता यह है कि जब आप एक्सेल में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक क्वांटिटी का कॉलम रखा और उसमें आपने 5 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 22 लिखा, 3 लिखा और 44 लिखा, पर बीच में मान लीजिए आपने कोई नाम लिखा, तो क्या एक्सेल आपको इस समय एरर प्रोवाइड करता है? नहीं। आंसर इज एक्सेल आपको कोई एरर नहीं देता। अगर आप गलती से बीच में इसमें नाम भी लिख देते हैं तो एक्सेल कोई इशू क्रिएट नहीं करता, लेकिन यहां पर एक्सक्यूएल करेगा। एक्सक्यूएल कहता है कि भैया आप ऐसे ही कभी भी डेटा एंटर करें तो भैया ऐसे ना करें यार, गड़बड़ हो जाता है, हमें डेटा रखने में बड़ी दिक्कत समस्या आती है। एक्सक्यूएल कहता है हमें तो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज चाहिए भाई, हम ये नहीं चाहेंगे कि आप कोई भी डेटा गलत डाल दो उसमें। ठीक है, तो एसक्यूएल ने कहा कि भाई आप एक काम करो, जब भी आप कोई कॉलम का नाम बनाओ तो उसके टाइप के साथ उसे रखो। ठीक है, अब इसका मतलब यह है कि एसक्यूएल ये कह रहा है कि नाम कॉलम अगर आपका है तो भैया उस पे एक ऐसा टाइप रखो जो कि टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है। जी हां, और अगर आप कोई ऐसा कॉलम बनाते हो, फॉर एग्जांपल आपने एक ऐसा कॉलम बनाया जो कि आईडी है, ठीक है, और इसे आपने रख दिया भैया इंट। इंट मींस क्यों? अब आप ये समझना चाहेंगे कि भैया क्यों आपको इंट बोला गया और क्यों आपको इसमें नेम में आईडी varchar बोला गया। तो मैं आपको सिंपल बताता हूं, varchar का मतलब है वेरिएबल कैरेक्टर। इट मींस जो नेम कॉलम है वो टेक्स्ट होगा। नेम कॉलम में आप सिर्फ टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं और टेक्स्ट की जो लिमिट होगी वो 20 वर्ड तक हो सकती है, 20 शब्द उसमें लिखे जा सकते हैं, आप लोगों को यहां पे बोला गया है। तो अब इससे बड़े शब्द आप नहीं लिख सकते, इसीलिए आपको यहां पे varchar दिया गया है। varchar आपको समझ लेना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि वेरिएबल कैरेक्टर है, इट मींस आपके वर्ड अगर 10 भी हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने 8 वर्ड का भी नाम लिखा है तो एक्सेप्ट कर लेगा, लेकिन अगर आप 20 वर्ड से ऊपर का नाम लिखेंगे तो भाई आप लोगों का वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो आपको एरर दे देगा, क्योंकि आपने varchar के अंदर वेरिएबल कैरेक्टर तो बोला है। इट मींस आप नेम कॉलम के अंदर टेक्स्ट डाल सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट भी 20 वर्ड से ऊपर नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, आपने आईडी कॉलम बोला कि आईडी कॉलम बताइए, भैया आईडी कॉलम को इंट टाइप दे दीजिए। तो डेफिनेटली आप आईडी कॉलम के लिए इंट टाइप दे रहे हैं। हां जी, डेफिनेटली ये बात बहुत सिंपल है। और तीसरा कॉलम आपने बोला भैया एड्रेस का कॉलम, तो एड्रेस कॉलम को आपने जो टाइप दिया है वो बोल दिया भाई कि एड्रेस कॉलम को आप दे दें varchar, और varchar के अंदर आप लोगों ने बोल दिया भैया एड्रेस कॉलम को varchar दे दीजिए 50। अब ऐसा क्यों किया भाई? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, आप लोग सभी जानते हैं कि एड्रेस थोड़ा बड़ा होगा तो उसको जगह तो ज्यादा चाहिए ही चाहिए, तो इसीलिए मैंने उसको 50 वर्ड्स की लिमिट दे दी। अब दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ये नंबरिंग और ज्यादा की जा सकती है, तो मैं आपको एक और चीज बता दूं, varchar के अंदर एक लिमिट होती है, ध्यान रखिएगा। varchar आप 255 वर्ड से ऊपर नहीं कर सकते। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हर एक डेटा टाइप कितने बड़ा होता है, कितना छोटा होता है, तो उसके लिए मैं आगे अगली वीडियो बनाऊंगा तो आप समझ जाएंगे।
अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा और उसके अंदर मैं आपको बता दूंगा कि क्या होते हैं टाइप्स, और भी डिटेल में हम जानना चाहते हैं टाइप के बारे में, क्योंकि टेबल का स्ट्रक्चर आप लोग तभी क्रिएट करेंगे। तो टेबल का ढांचा आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पर आपने var char में 255 वर्ड तक रखा जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर आप बोल रहे हैं कि नेम कॉलम हो गया आपका var char, आईडी कॉलम हो गया इंट, इंट मतलब इंटीजर, इसमें आप लोग का आईडी कॉलम में नंबर ही आएगा, आप कोई टेक्स्ट नहीं लिख सकते, है ना, लॉक कर दिया। उसके बाद एड्रेस कॉलम को आपने बोला वेरिएबल कैरेक्टर रहेगा और 50 वर्ड तक रहेगा। और तीसरा जो कॉलम आप लोगों का है यहां पर, सॉरी, चौथा कॉलम जो है वो ये है मार्क्स का, और इसे भी आप इंट में ही रखना पसंद करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। तो अब आपको जब भी टेबल क्रिएट करना होगा तो टेबल क्रिएट करने का बड़ा सिंपल सा स्ट्रक्चर है कि भैया आपको सबसे पहले नेम कॉलम लेना है, और नेम कॉलम को आपको बोलना है भैया उसका टाइप क्या है, var char, और var char में 20, ठीक है। और दूसरा कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने के बाद आईडी कॉलम है दूसरा और उसका टाइप रहेगा इंट, ठीक है। तीसरा कॉलम है भैया एड्रेस का, और एड्रेस का रहेगा भाई var char, और इसको रख देते हैं 50। आपकी चॉइस है, जितना भी आपको लिमिट चाहिए वो अपने हिसाब से रखिए। और लास्ट कॉलम है मार्क्स, और इसे लेंगे इंटीजर में और ब्रैकेट क्लोज करके सेमीकोलन लगा देंगे। तो ये आपकी एक परफेक्ट क्वेरी बन चुकी है। अब आप इस तरह से काम कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको पता चल गया है कि आप एक परफेक्ट क्वेरी कैसे लिखेंगे और कैसे एक टेबल क्रिएट की जा सकती है। ये है सिंपल टेबल। ध्यान रखिएगा, ये जो अभी मैंने आपको बताया, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सिंपल टेबल। ध्यान रखिएगा, आप लोगों को एडवांस टेबल के बारे में मैं नहीं बता रहा, यहां पर मैंने आपको सिंपल टेबल के बारे में आइडिया दिया है कि सिंपल टेबल आपको कैसे क्रिएट करनी चाहिए। आई थिंक आप समझ गए हैं। तो सिंपल टेबल बनाने का सिंपल सा तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब इस तरीके को आपको फॉलो करना है, इसी तरीके से आपको टेबल बनानी है, एक सिंपल टेबल। एडवांस टेबल अभी बात करेंगे, लेकिन अभी आज की वीडियो में नहीं, सिंपल अगली टेबल में, और सॉरी अगली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, अब एक सिंपल टेबल बनाना है, तो बनाने के लिए सबसे पहले हम जाते हैं यहीं पर, और यहां पर हम इस टेबल को बना लेते हैं क्रिएट टेबल। क्या बनानी है भाई, स्टूडेंट नाम से टेबल बनानी है, ब्रैकेट डालिएगा और एंटर प्रेस करिएगा। और यहां पर स्टूडेंट नाम की टेबल बनानी है, तो उसके अंदर सबसे पहले आपको नेम रखना है और उसका टाइप रखना है var char। var char रखने के बाद आपको लिमिट रखनी है भैया कितनी, तो यहां पर 20 रख दिया आपने। उसके बाद आपने दूसरा कॉलम बोला भाई, दूसरा कॉलम आपका है आईडी का, तो आईडी को आपने इंट रखा। उसके बाद आपने तीसरा कॉलम बोला, तीसरा कॉलम जो है एड्रेस का है, एड्रेस का, तो एड्रेस जो है आपका यहां पर var char रहेगा, और var char रहेगा तो 50, और यहां पर ब्रैकेट डाला, कॉमा प्रेस किया, और लास्ट कॉलम जो है वो आपका मार्क्स का है जो कि इंट में रहेगा। ब्रैकेट क्लोज करिए और सेमीकोलन डालकर एंटर प्रेस कर दीजिए। नाउ द क्वेरी इज ओके, और आपका टेबल जो है क्रिएट हो चुका है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि अगर आप देखना चाहते हैं, टेबल का ढांचा चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या क्वेरी लिखेंगे, बड़ा सिंपल तरीका है। इसके लिए आप क्वेरी लिखेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट, दैट्स इट। और डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टूडेंट जैसे ही आप देखेंगे, ऑटोमेटिकली आपको टेबल का जो ढांचा है वो दिखाई देने लग जाएगा। ये देखिए टेबल का ढांचा आपके सामने आ चुका है, और प्रॉपर तरीके से सिंपल वे में आप लोग को ये पता चल गया है कि भाई टेबल का जो ढांचा है वो क्या है, किस तरह का है। तो ये है टेबल का ढांचा, आप चेक कर सकते हैं। इस तरीके से आपने टेबल का ढांचा बना लिया है। तो बड़ा सिंपल वे, आप लोग समझ ही गए होंगे मैंने क्या कहा, ठीक है। तो बड़ा सिंपल तरीका था, आप लोगों ने चेक कर लिया और इसमें आपने ढांचे को भी तैयार कर लिया। आई थिंक सो इट्स क्लियर। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और अच्छे से समझाएंगे इसको बढ़िया से। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।